हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्पित और आपका स्वागत है लॉर्ड्स ऑफ लिटरेचर पर। दोस्तों, आज हम जिस बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम की समरी और क्रिटिकल एनालिसिस डिस्कस करेंगे वो है W.H. ऑडेन की द अननोन सिटीजन। इस पोएम को मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहा हूं। आप इस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, जिससे कि ये पोएम आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो आइए चलिए शुरू करते हैं, और हमेशा की तरह शुरुआत करेंगे हम इस पोएम की समरी से। This marble monument has been created by the state to commemorate JS07M378। देखिए, आपको थोड़ा सा इस पोएम के बैकग्राउंड के बारे में भी बताना जरूरी है। यहाँ पर कोई एक अननोन सिटीजन है, यानी कोई एक ऐसा आदमी है जिसका नाम वगैरह कुछ नहीं पता है, जिसकी डेथ हो गई है, और उसकी डेथ के बाद जो वहाँ की सरकार है, गवर्नमेंट है यानी स्टेट, उसने जो है इस पोएम को लिखा है। एक तरह से ये एक एलजी है, और ये क्या करती है, ये कोमेमोरेट करती है, यानी कि श्रद्धांजलि देती है इस इंसान को जिसकी ये डेथ हो गई है। तो उसका एक मॉन्यूमेंट बना है और उसे श्रद्धांजलि दी जा रही है इस पोएम के थ्रू। तो आइए चलिए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, नोबडी एवर मेड अ फॉर्मल कंप्लेंट अबाउट हिम। तो यहाँ पर ये गवर्नमेंट की जो श्रद्धांजलि है, जो एलजी है, वो क्या है इसके बारे में कि ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से किसी ने भी कभी इस अननोन सिटीजन के अगेंस्ट कोई भी कंप्लेंट नहीं की है। द अदर रिपोर्ट्स अबाउट हिज बिहेवियर ऑल से दैट ही वॉज बेसिकली द परफेक्ट सिटीजन। और उसके बारे में जो दूसरी रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं, वो वास्तव में कहती हैं कि वो एक परफेक्ट सिटीजन था, बिकॉज ही डिड एवरीथिंग ही वॉज सपोज टू डू इन ऑर्डर टू सर्व हिज सोसाइटी। क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में वो सब कुछ किया जो उससे करने की उम्मीद की जाती है अपनी सोसाइटी को सर्व करने के लिए। He worked the same job his entire life until he retired। यानी उसने वही एक जॉब वो अपनी सारी जिंदगी करता रहा जब तक कि वो रिटायर नहीं हो गया। अपार्ट फ्रॉम अ ब्रेक व्हेन ही सर्व्ड इन द वॉर, सिवाय की एक ब्रेक के, यानी उसने एक ब्रेक लिया था, और वो ब्रेक कब लिया था, जब उसने वॉर में सर्व किया था, यानी कोई युद्ध हो रहा था, लड़ाई हो रही थी, और उस समय वो अपनी जॉब छोड़कर वॉर में उसने पार्टिसिपेट किया था। His employer Fudge Motors Inc. was fine with him। और जो उसके एम्प्लॉयर थे, यानी जिस कंपनी में वो काम करता था, उसका नाम था फज मोटर्स इंक, और वो जो है उससे सेटिस्फाइड थी, उसकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड थी। फज मोटर्स वास्तव में कोई कंपनी नहीं है, ये एक अमेरिकन कार कंपनी फोर्ड को जो है यहाँ पर नकल करके ऐसा कुछ नाम बनाया गया है। डायरेक्टली किसी कंपनी का नाम लेना ठीक नहीं। ही हैड अ टोटली नॉर्मल आउटलुक ऑन लाइफ एंड पॉलिटिक्स। और उसका जो आउटलुक है लाइफ और पॉलिटिक्स के बारे में, वो पूरी तरह से नॉर्मल है। एंड ही कॉन्ट्रीब्यूटेड टू हिज यूनियन। और वो अपनी यूनियन, देखिए एक वर्कर्स यूनियन होती है, तो ये भी किसी वर्कर्स यूनियन से जुड़ा हुआ था और उसके कामकाज में ये कॉन्ट्रीब्यूट करता था। विच वी हैव चेक्ड वॉज नॉट अ थ्रेट, जिसके बारे में हमने चेक किया है कि वो जो यूनियन थी वो कोई थ्रेट नहीं थी, यानी वो गवर्नमेंट के लिए कोई खतरा नहीं थी। कहने का मतलब ये है कि जो उसकी वर्कर्स यूनियन थी जिसका वो हिस्सा था, वो भी हमारे अनुरूप ही काम करती थी, हमारे हिसाब से ही चलती थी। अवर साइकोलॉजी इंस्टीट्यूशन ऑल्सो एस्टेब्लिश दैट हिज फ्रेंड्स लाइक्ड हैंगिंग आउट विद हिम। और जो हमारे साइकोलॉजी से रिलेटेड इंस्टीट्यूशन हैं, वो भी इस बात को इस्टेब्लिश करते हैं, यानी इस बात को कंफर्म करते हैं कि जो उसके फ्रेंड थे, जो उसके दोस्त थे, साथ काम करने वाले कलीग वगैरह, वो सब उसके साथ रहना पसंद करते थे। अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल मीडिया, ही बॉट अ पेपर रेगुलरली। यानी कि जो हमारी ऑफिशियल मीडिया है उसके हिसाब से हमें पता चलता है कि वो रेगुलरली न्यूज़पेपर खरीदता था। एंड रिस्पॉन्डेड टू एडवर्स एट वॉट टू बी एक्सपेक्टेड। और उसमें जो एडवर्टीजमेंट आते थे उनको वो बिल्कुल उसी तरह से रिस्पॉन्ड करता था उनके प्रति जैसी कि उम्मीद की जाती है। यानी वो न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट वगैरह देखता था और उन चीज़ों को खरीदता था। तो इस तरह से न्यूज़पेपर की भी बिक्री होती थी और वो चीज़ों को खरीदता था, तो हमारी इकॉनमी भी बूस्ट होती थी। तो इस तरह से उसका जो बिहेवियर था वो बिल्कुल परफेक्ट था। ही हैड
द प्रॉपर इंश्योरेंस, और उसका एक प्रॉपर इंश्योरेंस भी था, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस होता है, तो यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस की बात की जा रही है। एंड अवर ऑफिशियल हेल्थ रिकॉर्ड शोज ही ओनली नीडेड टू स्टे इन द हॉस्पिटल वन टाइम। और जो हमारे ऑफिशियल हेल्थ रिकॉर्ड हैं उससे पता चलता है कि उसे सिर्फ हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत एक बार ही पड़ी थी उसकी सारी जिंदगी में। द डिपार्टमेंट्स इन चार्ज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी एग्री, और जो ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी के जो डिपार्टमेंट इंचार्ज हैं वो इस बात से सहमत हैं दैट ही अप्रूव्ड द स्टेट्स विजन एंड दैट ही हैड ऑल द पोजीशंस दैट अ मॉडर्न इंडिविजुअल नीड्स। तो वो किस बात से सहमत हैं कि जो स्टेट का विजन है, यानी जो सरकार की जो विचारधारा है, उसको ये मॉडर्न सिटीजन यानी जो परफेक्ट सिटीजन था ये अप्रूव करता था, यानी वो उससे सहमत था, यानी जो सरकार के विचार थे वही इसके भी विचार थे। एंड दैट ही हैड ऑल द पोजेशंस, तो उसके पास वो सारे पोजेशंस थे, वो सारी चीजें उसके पास थीं दैट अ मॉडर्न इंडिविजुअल नीड्स, जो कि एक आधुनिक व्यक्ति को या आधुनिक इंसान को जिन चीजों की जरूरत होती है। और कौन है वो चीजें? लाइक अ रिकॉर्ड प्लेयर, रेडियो, कार एंड फ्रिज। तो ये 1939 की पोयम है, तो उस जमाने में ऐसी उम्मीद की जाती थी कि एक जो इंडिविजुअल होगा मॉडर्न, उसके पास ये सारी चीजें होंगी, और ये सभी चीजें इस अननोन सिटीजन के पास थीं। Our public opinion department asserts that he always held the right view on the big issues। और जो हमारा पब्लिक ओपिनियन डिपार्टमेंट है वो भी ये बताता है कि वो हमेशा राइट व्यूज रखता था, सभी बिग इश्यूज पे उसके जो व्यू होते थे वो बिल्कुल राइट होते थे। राइट व्यू क्या होते हैं? राइट व्यू होते हैं वो व्यू जो गवर्नमेंट के व्यू हों। तो इसका मतलब कि सभी बड़े मुद्दों पर, सभी बिग इश्यूज पर उसके वही व्यूज थे जो गवर्नमेंट के व्यू हैं, जो स्टेट के व्यू हैं। इसीलिए यहाँ कहा जा रहा है कि उसके व्यू जो है हमेशा राइट व्यू होते थे। इफ इट वॉज अ पीसफुल टाइम ही अप्रूव्ड, जब पीस का समय था यानी जब कोई लड़ाई नहीं चल रही थी तो उसने इस पीस को, इस शांति को भी अप्रूव किया, यानी वो सहमत था कि हाँ सब कुछ ठीक है, कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं है। बट ही ऑल्सो वेंट टू वॉर वेन वी नीडेड हिम टू, लेकिन जब हमें जरूरत थी यानी जब लड़ाई हुई तो वो लड़ाई लड़ने के लिए भी गया। ही हैड अ वाइफ एंड 5 चिल्ड्रेन, उसकी एक पत्नी थी और 5 बच्चे थे। कॉन्ट्रीब्यूटिंग द करेक्ट नंबर ऑफ न्यू ह्यूमन बींग्स टू सोसाइटी, और इस तरह से उसने बिल्कुल करेक्ट नंबर हमारी सोसाइटी में कंट्रीब्यूट किए थे। कैसे? 5 बच्चे जो उसने दिए तो वो भी इस सोसाइटी का हिस्सा बने, तो जो कि करेक्ट नंबर है। जैसे आपने बहुत सुना होगा कि हम लोगों के यहाँ कहा जाता है हम दो हमारे दो, या इस तरह की प्लान्स चलते हैं, इस तरह लोगों को जागरूक किया जाता है। तो इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट चाहती है कि लोगों के 2 बच्चे हों। तो इसी तरह से इस जमाने में जो यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट होगी वो क्या चाहती है कि ये 5 नंबर जो 5 बच्चे हैं ये करेक्ट है, 5 बच्चे होने चाहिए लोगों के। तो यही यहाँ पर कहा जा रहा है कि उसकी एक बीवी थी, 5 बच्चे थे, और उसने बिल्कुल करेक्ट नंबर का कंट्रीब्यूशन दिया है हमारी सोसाइटी में। अकॉर्डिंग टू अवर गवर्नमेंटल ऑफिशियल हु एम्स टू ऑप्टिमाइज द जीन पूल, और ये रिपोर्ट किसने दी है? हमारी गवर्नमेंट के उन ऑफिशियल्स ने दी है जो कि एम करते हैं ऑप्टिमाइज द जीन पूल। जीन मतलब हम सभी की के अंदर जीन होती है जिनसे हमारे कैरेक्टर्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते हैं। तो ये जनसंख्या से रिलेटेड कोई डिपार्टमेंट है जिसके बारे में जो है ये बात कर रहे हैं कि यहाँ के ऑफिशियल्स ने ये रिपोर्ट हमें दी है। ही लेट द चिल्ड्रंस टीचर डू देयर वर्क विदाउट क्वेश्चनिंग देयर टीचिंग, और इसके बच्चों के जो टीचर हैं उनको जो है इसने अपना काम करने दिया, इन बच्चों को पढ़ाने दिया बिना इस बात पर कोई सवाल उठाए कि वो क्या पढ़ा रहे हैं। इट्स रिडिकुलस टू आस्क इफ ही वॉज फ्री और हैप्पी, और ये पूछना बिल्कुल बेकार है, व्यर्थ है कि वो फ्री था कि नहीं, यानी स्वतंत्र था कि नहीं, खुश था कि नहीं, ये सारी चीजें पूछना बिल्कुल बेकार है। बिकॉज वी वुड हैव नोन इफ देयर वॉज एनीथिंग रॉन्ग विद हिम, क्योंकि अगर उसके साथ कुछ भी गलत होता तो हमें जरूर पता चलता। तो दोस्तों ये थी पोएम, और अब हम इस पोएम के क्रिटिकल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। द अननोन सिटीजन वॉज रिटन बाय द ब्रिटिश पोएट W.H. Auden
इन 1939, यानी इस पोएम को W.H. ऑडेन जो कि ब्रिटिश पोएट थे, लेकिन इस समय वो यूनाइटेड स्टेट्स चले गए थे और वहीं पर रहने लगे थे, और वहां उन्होंने पोएम 1939 में लिखी। द पोएम इज अ काइंड ऑफ satirical elegy written in praise of a man who has recently died। तो ये पोएम एक तरह से एक satirical elegy है। सटायर मतलब कि व्यंग करना किसी चीज के ऊपर। तो और एलजी किसके बारे में लिखी जाती है? जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसके ऊपर एलजी उसकी याद में लिखी जाती है। तो ये एलजी एक तरह की सटायरिकल एलजी है। और ये किस लिए लिखी गई है? प्रेज करने के लिए एक इंसान को जो अभी हाल ही में जिसकी डेथ हो गई है। Who lived what the government has deemed an exemplary life। और जिसने एक ऐसी जिंदगी जी है जिसको गवर्नमेंट या स्टेट का मानना है कि ये एक एग्जाम्पलरी लाइफ है, यानी एक उदाहरण है, हर किसी को ऐसी जिंदगी जीनी चाहिए। दिस एलजी इज डिलीवर्ड बाय द स्टेट, द गवर्नमेंट एंड इट्स इंस्टीट्यूशन। देखिए, आमतौर पर एलजी होती है वो कौन लिखता है? वो कोई फ्रेंड लिखता है, कोई लव्ड वन लिखता है, फैमिली मेंबर लिखता है। लेकिन ये जो अननोन सिटीजन है उसकी ये जो एलजी लिखी गई है, ये लिखी गई है गवर्नमेंट के द्वारा और उसके इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, रादर देन बाय अ लविंग फ्रेंड और अ फैमिली मेंबर। तो देखिए, यही बात कही गई है कि ये गवर्नमेंट के द्वारा लिखी गई है बजाय कि किसी लविंग फ्रेंड या फिर फैमिली मेंबर के द्वारा लिखे जाने के। थ्रू दिस द पोएम पोक्स फन एंड इम्प्लिसिटली क्रिटिक। और ये इस तरह इस पोएम के थ्रू जो है ये क्या कर रहे हैं कि ये मजाक उड़ा रहे हैं एक तरीके से और क्रिटिसाइज कर रहे हैं किन चीजों को? द मॉडर्न वर्ल्ड फॉर ग्रांटिंग टू मैनी फार रीचिंग पावर्स टू द स्टेट। जो मॉडर्न वर्ल्ड है, जो आधुनिक दुनिया है, उसको ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं या उसका मजाक उड़ा रहे हैं। किस लिए उड़ा रहे हैं? कि इसने जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, उसको कितनी अधिक पावर दी हुई है। showing how the state oppressed those unlucky enough to live within its grasp। और ग्रैस्प का मतलब होता है पंजा या शिकंजा। तो ये पोएम दिखाती है कि जो स्टेट है, यानी जो गवर्नमेंट है, वो किस तरह से ऑप्रेस करती है उन अनलकी लोगों को जो उसके शिकंजे में रहते हैं। अब इस पोएम की फॉर्म के बारे में हम देख लेते हैं। The Unknown Citizen is a deeply ironic poem that takes the form of a parody। तो ये पोएम जो है एक बहुत ही आयरोनिक पोएम है और ये पैरोडी के फॉर्म में, पैरोडी का फॉर्म ये ले लेती है। These are words to mark the unveiling of a statue dedicated to a citizen known only by his identification number। और ये जो पोएम है ये अनवील करती है, क्या एक स्टैचू है जो अननोन सिटीजन है उसकी डेथ के बाद उसको अनवील किया। अनवील मतलब किसी चीज से पर्दा हटाना। तो ये जो सिटीजन है उसके स्टैचू से पर्दा हटाया जा रहा है, उसके बारे में यहाँ पर बताया सब कुछ जा रहा है। लेकिन ये जो अननोन सिटीजन है उसका कोई नाम वगैरह नहीं है, उसे केवल उसके आइडेंटिफिकेशन नंबर के द्वारा जाना जाता है। जैसे कि गवर्नमेंट भी आपको केवल आपके आधार नंबर से ही जानती है। द स्पीच इज मीट टू बी अ काइंड ऑफ एलजी। तो ये पोएम जो है, ये जो स्पीच है, ये एक एलजी के फॉर्म में लिखी गई है, कमेमोरेटिंग दिस मैन्स डेथ एंड सेलिब्रेट हिज एग्जाम्पलरी लाइफ। और ये पोएम क्या करती है? ये श्रद्धांजलि देती है इस इंसान की डेथ को और सेलिब्रेट करती है उसकी एग्जाम्पलरी लाइफ को कि उसने कितना अच्छा जीवन जिया है, कितने अच्छे काम उसने अपनी जिंदगी में किए हैं। विच वॉज एग्जाम्पलरी ओनली बिकॉज ही बिहेव्ड एग्जैक्टली एज द स्टेट वांटेड। और उसकी ये जो लाइफ है ये एग्जाम्पलरी केवल इस वजह से है क्योंकि वो एग्जैक्टली उसी तरह से इसने अपनी जिंदगी गुजारी जैसा कि स्टेट चाहती है। एसेंशियली इट इज अ लिस्ट ऑफ ऑल द थिंग द अननोन सिटीजन डिड राइट ड्यूरिंग हिज लाइफ। वास्तव में ये जो पोएम है ये लिस्ट है उन सभी चीजों की जो इस अननोन सिटीजन ने अपनी जिंदगी में की हैं, एंड द वेरियस वेज दैट ही वॉज क्लोजली वॉच्ड बाय द स्टेट। और उन वेरियस वेज यानी उन अलग अलग तरीकों के बारे में भी है जिनके द्वारा जो स्टेट थी, जो गवर्नमेंट थी, वो इस अननोन सिटीजन की जिंदगी पर नजर बनाए रखी थी। यानी किन तरीकों से गवर्नमेंट आपके बारे में, हम लोगों के बारे में सब कुछ जानती है, हमारे ऊपर नजर रखती है, उन सब चीजों की भी लिस्ट है इस पोएम में बताया गया है। अब लास्ट में हम इस पोएम की राइम स्कीम देख लेते हैं। द अननोन सिटीजन यूज राइम थ्रू आउट, यानी इस पूरी पोएम में राइम का इस्तेमाल किया गया है।
बट देयर इज नो रेगुलर राइम स्कीम, लेकिन इस पोएम में कोई रेगुलर राइम स्कीम नहीं है। समटाइम द पोएम यूजेस राइम्स वन आफ्टर अनदर, कभी कभी इस पोएम में एक के बाद एक राइम्स का इस्तेमाल किया गया है, क्रिएटिंग नीट एंड टाइडी कपलेट, और जिससे कि नीट और टाइडी कपलेट, कपलेट मतलब दो लाइंस के स्टैंजा, तो वो जो है क्रिएट होते हैं। एंड समटाइम्स दीज राइम्स साउंड्स आर मोर स्प्रेड आउट, और कभी कभी ये जो राइम साउंड है ये थोड़ा ज़्यादा स्प्रेड आउट हो जाता है। Perhaps the rhyming is used to establish the poem's sense of irony, शायद जो है इसकी राइम इस तरह से जो है इस्तेमाल किया गया है कि पोएम का जो सेंस है आयरनी का उसको इस्टेब्लिश करने के लिए। दिस इज नॉट अ रियल एलजी बट रादर अ मॉक वन, वास्तव में ये पोएम कोई रियल एलजी नहीं है बल्कि ये मॉक वन है, यानी कि ये उसको कॉपी की गई है, नकल की गई है और एक तरह से उसका मजाक उड़ाया गया है। The state doesn't really sympathize with the dead man, और ये जो गवर्नमेंट है, स्टेट है, वो वास्तव में सिंपैथाइज नहीं करती, उसे कोई सहानुभूति नहीं है इस अननोन सिटीजन से जिसकी अब डेथ हो चुकी है। एंड सो इट्स राइमिंग सीम अप्रोप्रिएटली रैंडम एंड इनसिंसियर, और शायद इसी वजह से जो है इसकी जो राइमिंग है वो किस तरह की है, अप्रोप्रिएट है, रैंडम और इनसिंसियर होने के बावजूद इस जो सब्जेक्ट है उसके लिए ये बिल्कुल ठीक राइम स्कीम है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आपने अब तक ये चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो अभी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।